आप सभी का स्वागत है। मैं सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोतापेजी कॉलेज सादुलपुर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है डीएनए। अभी तक हमने डीएनए के बारे में जो बात की है वो सामान्य इंट्रोडक्शन है और उसकी केमिकल स्ट्रक्चर है। दोनों ही वीडियो आपको मिल चुके होंगे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दी, और साथ ही कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, तीनों जो कंपोनेंट है फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस किस प्रकार की पेयरिंग दर्शाते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से आज समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसको देख पाएँ। स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में हर पोर्शन अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इसी के तहत जो तीसरा पार्ट है हमारा डीएनए का वो अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये है डीएनए स्ट्रक्चर। ये वाटसन एंड क्रिक के रेफरेंस में है, लेकिन वाटसन एंड क्रिक का रेफरेंस हम देखें उससे पहले हम कुछ और बेसिक बातें समझेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस प्रकार की, कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, किस प्रकार की बॉन्ड लेंथ है, तो टोटल हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फंडामेंटल ये है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन तीनों भाग लेते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर तीनों पार्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिनमें फॉस्फेट, उसके बाद शुगर, उसके बाद नाइट्रोजन बेस। हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार नाइट्रोजन बेस का ए टी के साथ और जी सी के साथ पेयरिंग दर्शाता है और साथ में एस और पी के साथ जुड़ता है। तो उसी को समझने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। वो डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको सिंपल डायग्राम बना के बता रहा हूँ, फिर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर वाला डायग्राम बनाएंगे। अगर हम नाइट्रोजन बेस मानते हैं तो एक नाइट्रोजन बेस डबल या ट्रिपल बॉन्ड से दूसरे नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है। साथ ही ये यहाँ पर साइड में शर्करा से जुड़ेगा दोनों ओर, क्योंकि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड संरचना है। और उसके बाद में फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा। ये एक प्रकार से लिंक का कार्य करेगा, फिर से दोबारा वही स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगी। अगर डबल बॉन्ड है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और फिर शुगर और इनको भी कनेक्ट करने का कार्य फॉस्फेट करेगी। तो ये जो है वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इसी पर बेस्ड है, तो हम उसी को ध्यान रखते हुए अगली स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम उस स्ट्रक्चर को। हमने प्यूरिन पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर बनाई थी, आप सबको पता है। यहाँ पर आपको सफाई का बड़ा ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि कहीं भी डायग्राम मिक्स ना हो जाए, कोई भी गड़बड़ नहीं हो। बेसिक थीम ये है कि हमने बात की कि पिरिमिडिन जो है वो प्यूरिन से जुड़ती है। तो अगर हम यहाँ पर पिरिमिडिन बना रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या बनाना पड़ेगा? पिरिमिडिन। ये हम यहाँ पर पिरिमिडिन ले रहे हैं। तो एक साइड में हमारी होगी पिरिमिडिन और एक साइड में हो गई हमारी प्यूरिन। बॉन्ड स्ट्रक्चर या ये कहें कि बॉन्ड किस प्रकार से बनेंगे उसके अनुसार ही आपको इनको सेट करना है। तो इनका क्रमांक भी उसी अनुसार होना चाहिए। तो कार्बन नंबर 1 हम इसको मानेंगे यहाँ पर, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। वही सेम फिनोमिनन हम यहाँ रखेंगे, 1, 2,
3 4 5 6, ये हमारा बॉन्ड बनाने का तरीका रहेगा। इसको आप आइडेंटिफाइड करेंगे। उसके बाद में वही 7 8 और 9। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 6 के सामने 6 है और 1 के सामने 1 है। मान लेते हैं क्योंकि पिरिमिडिन में थायमिन होगा या फिर साइटोसिन होगा, तो इसको आप T मान लो। क्या मान लिया हम? T। और अगर आपने इसको T माना है तो ऑब्वियसली इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? E। A और T के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, ये आप सभी जानते हैं। A और T डबल बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि क्रम से इनके कार्बन नंबर 6 6 और कार्बन नंबर 1 1 के मध्य हैं। तो एक बॉन्ड तो आपका यहाँ होगा और एक बॉन्ड आपका यहाँ होगा, 6 6 और 1 के मध्य, इसीलिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखें तो बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड की लंबाई में भी चेंज देखने को मिलेगा। यदि आप 6 और 6 के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी बात करें तो उसकी लंबाई 2.80 एंगस्ट्रॉम है और इसकी लंबाई 3.00 एंगस्ट्रॉम है। मतलब ये आप अभी शायद डायग्रामेटिकली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्विस्टिंग संरचना है, इसलिए कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको 2 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, H बॉन्ड। थायमीन और एडेनिन आपस में जुड़ गए, लेकिन अभी डीएनए की स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये किससे जुड़ते हैं? शर्करा से जुड़ते हैं। तो शर्करा हमारे पास यहाँ पर है, ये शर्करा रही। शुगर हमने बहुत ही अच्छे से इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रखी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, ये हमने पढ़ रखा है। सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यदि नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त करें। ये यहाँ पर आपको शुगर मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक वही मॉलिक्यूल आपको इस साइड में भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। ये अब आप यहां देखिए, ये 2 हो गए, तो यहां पर कार्बन नंबर 3, इसका कार्बन नंबर 3 इसके कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर 9 नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा। सुविधा के लिए हमने इसको इस प्रकार की लाइनों से इंडिकेट किया है, आपके सामने है। साथ ही आप ये भी देखें कि यहाँ पर अगर हम इसको बिल्कुल पर्टिकुलर माने तो यहाँ पर एक बॉन्ड एंगल क्रिएट होता है, ये वाला ऐसे, और यहाँ इस तरीके से ये बॉन्ड एंगल क्रिएट हो रहा है। देखो आप, अगर आप इनको सिस्टमेटिक वे में पढ़ें तो आप पाएंगे कि हाँ बिल्कुल है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, अगर वहाँ पर थायमीन है तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 50 डिग्री, और अगर यहाँ पर एडेनिन है तो हो जाएगा 51 डिग्री, 51 डिग्री। ये 2 आपको स्पेसिफिक याद रखने। उसके बाद में अगर हम फर्दर बात करें तो अभी भी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि फॉस्फेट आना तो बाकी है। तो यहाँ पर आपको फॉस्फेट मिलेगा, जो कि फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में है। तो फॉस्फेट एक ओर से 5 नंबर कार्बन से जुड़ता है और दूसरी ओर से 3 नंबर कार्बन से जुड़ता है, और इसी प्रकार से इधर भी आपको अटैच करना पड़ेगा। इधर आपको वो 5 नंबर से फॉस्फेट दिखेगा अपोजिट, और यहाँ से आपको
3 नंबर से दिखेगा अपोजिट। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। आपके सामने है कि किस प्रकार से जो 2 डीएनए स्ट्रैंड है वो बने हैं। एक्चुअल में ये जो है वो इसका हाफ पार्ट है, ये इसका हाफ पार्ट है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है। हम आगे और ऐड करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन पहले इस डायग्राम को आप क्लियर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि हाँ ये समझ में आ गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पहला बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ भी एक बॉन्ड बना है, इस जगह भी और इस जगह भी। ये जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और एक बॉन्ड और बन गया, वो आपने अभी देखा, ये इसको बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो 3 प्रकार के बॉन्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इनके पर्टिकुलर नाम आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या इनके नाम हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज लेंथ की, जो डायमीटर है उसकी। अगर हाफ डायमीटर की बात करें तो इनका जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है टोटल, हाफ लगभग 10, और डीएनए के टाइप के हिसाब से 10 प्लस 11.1, 11.2 इस प्रकार से भी। लेकिन वो डीएनए की स्ट्रक्चर जब कंप्लीट बनाएंगे तब बात करेंगे। ये है थायमीन और एडेनिन, ठीक है। अब अगला, अगर आप इसके नीचे ही और बढ़ाएं, क्योंकि ये तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, इधर भी बढ़ेंगे ये और इधर भी बढ़ेंगे ये, तो इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे। तो एक बार अगर प्यूरिन आ गया है तो एक अगली बार यहाँ पिरिमिडिन आ जाएगा, यहाँ अगर पिरिमिडिन आ गया है तो यहाँ प्यूरिन आ जाएगा। तो अल्टरनेटिव चेंज है तो बॉन्ड भी चेंज हो जाएंगे। कैसे? अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ कि N डबल बॉन्ड N, तो अगली बार N ट्रिपल बॉन्ड N और फिर N डबल बॉन्ड N, ये क्रम चलता रहेगा। क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो तो सिर्फ हल्का सा चेंज करके मैं बता दूं, मान लें कि यहाँ पर थायमीन के स्थान पर अब क्या आ गया? साइटोसिन। क्या आ गया? साइटोसिन। ऑफ कोर्स साइटोसिन है तो एडेनिन के स्थान पर क्या आ जाएगा? गुआनिन। तो आप उसका अलग याद करेंगे, इसका अलग याद करेंगे। ऐसा होने पर क्या हो जाएगा? ऐसा होने पर कुछ चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ एक पॉइंट चेंज होने वाला है और वो पॉइंट है एक बॉन्ड बढ़ने वाला है। किसके बीच में? 2 और 2 के बीच में। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 के बीच में भी है, 6 और 6 के बीच में भी है, और 2 और 2 के बीच में भी है। मतलब एक बॉन्ड यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, बड़ा है। ये जो बॉन्ड है इसकी लेंथ अब थोड़ी सी चेंज है, हल्की सी है। हालांकि बॉन्ड लेंथ याद करना कोई इम्पोर्टेंट करेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद करें। 2.8 के स्थान पर 8 या 9 कई बार हो जाता है, 8 से 2.80 से 2.90, और इसी प्रकार से ये भी 2.90 तक जाती है। तो ये ट्विस्टिंग की वजह से है, तो आपको बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी याद कर लेनी चाहिए। अगर आप बॉन्ड लेंथ याद कर रहे हैं तो अब देखिए, यहाँ पर साइटोसिन शुगर से जुड़ा हुआ है और ग्वानिन शुगर से जुड़ा हुआ है, तो ये जो एंगल है वो भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे, हल्के से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये एंगल जो कि थायमीन के साथ था 50 डिग्री, अब हो जाएगा 52 डिग्री, 52 डिग्री, ठीक है। और ये जो एंगल अभी एडेनिन के साथ था 51 डिग्री, अब हो जाएगा 54 डिग्री, 54 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सब भी कुछ चेंज हुआ है बेसिक कंपोनेंट के अलावा। बेसिक कंपोनेंट एज इट इज हैं, हालांकि शुगर में कोई चेंज नहीं आया, फॉस्फेट में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ क्षार बदले हैं, वो भी प्यूरिन का पिरिमिडिन में कन्वर्टेशन हुआ है, और इसी प्रकार आगे। तो
ये है डीएनए की बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर। हाँ, अब इस डायग्राम को आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इनकी फुल्ली केमिकल स्ट्रक्चर भी इनपुट कर सकते हैं कि ग्वानिन एक्चुअल में कैसा नज़र आ रहा है, साइटोसिन एक्चुअल में कैसा नज़र आता है, थायमिन और एडेनिन सभी के साथ ऐसा ही है। लेकिन उससे थोड़ी सी डायग्रामेटिक अव्यवस्था हो जाएगी और समझने में दिक्कत आएगी। तो ये दो आप अलग अलग डायग्राम देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपको डीएनए की स्ट्रक्चर पूछी गई तो आपको ये स्ट्रक्चर बनानी ही होगी। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में एंगल और बॉन्ड और प्लस में कंपोनेंट स्ट्रक्चर किस प्रकार की है आप देख पा रहे हैं। लास्ट, इस डायग्राम की लास्ट बात हमने अभी बात की है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हो। अगर अब डायग्राम देख लिया होगा आपने तो थोड़ा सा मैं चेंज करूँ तो अब वो दिक्कत नहीं होगी। ये डीएनए का आधा पार्ट है, हाफ पार्ट, और ये डीएनए का हाफ पार्ट है। इसको हम सिंगल स्ट्रैंड कहेंगे, एसएस स्ट्रैंड। और इसी प्रकार से ये भी एसएस स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये सिरा है वो 3' है और ये सिरा 5' है, और इधर ये सिरा 3' है और ये सिरा 5' है। मतलब दोनों जो रज्जु हैं, स्ट्रैंड है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं। ये फर्दर और डिटेल से हम जब सिंपल वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तब समझेंगे कि किस प्रकार से ये हुआ। वॉटसन और क्रिक जो थे उन्होंने 1953 में डीएनए का एक मॉडल दिया था जो कि सर्वमान्य मॉडल है और अभी भी स्टडी में काम आता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसको BDNA मॉडल कहते हैं। और ये दोनों जो साइंटिस्ट थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टीचर थे, प्रोफेसर थे। इन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये डायग्राम या ये कहें कि वीडियो तैयार किया था। इनके आपको ऑनलाइन वीडियो भी मिल जाएंगे, आप देखना चाहें तो एनिमेटेड डीएनए स्ट्रक्चर वाले वीडियो काफ़ी मात्रा में। आई थिंक अब इस पॉइंट तक अगर हम बात करें, अब आगे अगले वीडियो में बात करेंगे, इस पॉइंट तक बात करें तो मेरे हिसाब से अब आपको डीएनए स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड नेम, किस में कौन सा बॉन्ड बना है, कहाँ बना है, डायरेक्शन, इनमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी है तो आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने पिछले वीडियो में बताया इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो आप तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट जूलॉजी और बॉटनी में इस टॉपिक को देखें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।